प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इससे पहले के प्रोग्राम का आगाज किया जाए, मैं आज के स्पीकर श्री अनिल नौरिया जी का मैं वेलकम करता हूं फूलों से। श्री अनिल नौरिया जी पेशे से 1984 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड वकील हैं, लेकिन इनको लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। आपने ग्रेजुएशन मुआशियात इकोनॉमिक्स में किया है, पास किया है, लेकिन इनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जो एक गांधी से रिलेटेड है और दूसरा फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है। उसका नाम तो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, मैंने कहीं लिख के रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ रास्ते में या कहाँ रह गया, गिर गया। बहरहाल मैं अपनी तरफ से और पूरे काउंसिल की तरफ से सर आपका वेलकम करता हूं, और आप जैसे जो राइटर्स थिंकर्स का हम लोग हमेशा यहाँ वेलकम करते हैं और बुलाते रहते हैं। मुझे अफसोस है कि आपको दरियाफ्त करने में, ढूंढने में हम लोगों को बहुत देर हो गई। तो आज सबसे पहले तो मैं गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर गांधी जी को खिराजे अकीदत में पेश करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा कायम रहे इस दुनिया के अंदर। और आज का जो मौजू है जिस पे नौरिया जी लेक्चर देंगे वो ये है कि महात्मा गांधी के लिसानी एहसास की तलाश, क़याम अफ्रीका के दौरान उर्दू के मुतालिक उनके नजरिए की तशकील। लेकिन इससे पहले जब गांधी जी की बात हो और गांधी जी की फिलॉसफी पे अगर कुछ नहीं कहा जाए तो ये भी सही नहीं है। मैं पिछले 4 सालों से गांधी जी के हवाले से जो कुछ कहता आ रहा हूँ वो उर्दू के हवाले से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आज उर्दू के हवाले से सब तकरीर करने वाले हैं। और आज मैं गांधी जी की फिलॉसफी पे बात करूंगा और गांधी जी के सोशल और पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए 2 तरह के मेथड हैं। एक तो ये कि विजिबल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आता है, और इनका एनालिसिस करके आमतौर पे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर गांधी जी की फिलॉसफी में जो डाइवर्सिटी है उस पर बातचीत की जाती है। हमारे प्रोफेसर्स लेक्चर देते हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कहते हैं कोर बिलीफ्स। कोर बिलीफ्स को हम उनके इनर बीइंग से अगर जोड़ करके देखते हैं तो उनके इनर डायनेमिक्स, महात्मा गांधी के जो इनर डायनेमिक्स का हमें पता लगता है कि उनके इनर डायनेमिक्स क्या है और उनकी फिलॉसफी जो असल फिलॉसफी है उस फिलॉसफी की रूह क्या है, उसकी आत्मा क्या है। और इनर बिलीफ जो है महात्मा गांधी की, वही उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से हम उनके इनर डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही वो इनर डायनेमिक्स जिसे हम कहते हैं और जो उनके शख्सियत पे डोमिनेट करता है, उनके इनर बीइंग्स, यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी वो गांधी से सीधे महात्मा गांधी बनते हैं। अदरवाइज वो महात्मा गांधी शायद बनते नहीं। और इन चीजों का हम जब एनालिसिस करते हैं उनके इनर बीइंग्स का,
तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है वो आम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जैसे कि हम गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये तमाम इसकी अहमियत क्यों है? वो पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिकॉग्नाइज करने की वजह ये है कि ये कोई मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी नहीं है, उसके अंदर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। तो महात्मा गांधी की जो भी फिलॉसफी है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। और जब फिलॉसफी ऑफ लाइफ से हम इसे ताबीर करेंगे तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ किसी एक एरा के लिए, किसी एक जमाने के लिए, किसी एक अहद के लिए वो रिलीवेंस नहीं होता है, बल्कि वो हर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर जमाने के लिए, हर एरा के में वो रिलेवेंट है। आज से पहले जब महात्मा गांधी की फिलॉसफी आम हुई थी, उस वक्त वो फिलॉसफी उनकी उतनी ही रिलेवेंट थी जितनी कि आज है, और आज से 500 साल के बाद भी उनकी फिलॉसफी उतनी ही रिलेवेंट होगी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही वजह है कि उनकी जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। और जब उनकी फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड के लिए है तो इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, या यूं हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ल्ड फिगर है, एक इंटरनेशनल फिगर है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा वो इंडिया के लिए हैं। और वो कैसे हैं? वो इसलिए हैं कि महात्मा गांधी को वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है प्रोफेट ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर मोरल एंड स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को जन्म दिया है, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और वर्ल्ड लेवल पे ये मशहूर भी है। जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है तो हमारे हिंदुस्तान में ये खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। और स्पेशल ये है, इसलिए हैं कि उन्होंने सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। और कैसे सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया है? तो हमारे जितने जो कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उन कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को उन्होंने कंबाइन किया है। और कंबाइन करने के बाद उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि किस तरह से ह्यूमैनिटी, इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी पैदा हो, किस तरह से आदमी एक ह्यूमन बीइंग हो। तो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। और यही वजह है कि महात्मा गांधी जो है वो कितने पॉपुलर हुए। और महात्मा गांधी की पूरी फिलॉसफी को एक हम स्ट्रक्चर मान लें, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मान लें, तो महात्मा गांधी का जो वो स्ट्रक्चर, उनकी फिलॉसफी का जो स्ट्रक्चर या उनकी फिलॉसफी का जो एक ह्यूज बिल्डिंग है, उसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। और पावरफुल इसलिए है कि वो बुनियाद किस पे खड़ा है? वो रिलीजन पे खड़ा है। और उसकी जो दूसरी मंजिल है, उसकी दूसरी मंजिल में बाकी सारी चीजें आ सकती हैं, सोशल आ सकती हैं, पॉलिटिकल आ सकती हैं, इकोनॉमिकल आइडियाज और वैल्यूज वगैरह सभी आ सकती हैं। महात्मा गांधी की इसीलिए जो फिलॉसफी है वो बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही लाइवली है। इसलिए महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि स्टेट फास्ट एक्शन में वो विश्वास रखते थे, लेकिन स्टेट फास्ट एक्शन के साथ साथ इंसान के अंदर प्यूरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर प्यूरिटी नहीं होगी तो हम जो भी एक्शन लेंगे, हम एक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्टिव के बजाय वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने हमेशा एंड्स एंड मीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही हम पाएंगे। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि नीम का पौधा लगाएंगे और हम चाहते हैं कि आम मिल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और इसी के साथ महात्मा गांधी ने डिग्निटी ऑफ लेबर और डिग्निटी ऑफ एक्शन की भी बातचीत की है। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि ये हमारे लिए ये बहुत मामूली है, हमारे ये लायक नहीं है, हमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। या जो लोग पहले से कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई स्वीपर का काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो हम लोग उसको बड़ी नीच भावना से, नीच फीलिंग से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के महात्मा गांधी बिल्कुल खिलाफ थे। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बहुत कमतर दर्जे का है, वो हर काम अपने आप में बहुत आला दर्जे का है और उस काम के बगैर इस संसार को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। और
जो महात्मा गांधी का जो सोशल, रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल है वो किस चीज पे बेस्ड है? वो बेस्ड है ट्रूथ के ऊपर, पीस के ऊपर और नॉन वायलेंस के ऊपर और ह्यूमैनिटी के ऊपर वो बेस्ड है। और ये जो है डोमिनेट करते हैं उनके पॉलिटिकल थॉट को। उनके जो ये सारी चीजें उनके पॉलिटिकल थॉट या उनके जो डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर ये सारी चीजें डोमिनेट करती हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी के अंदर के नजदीक जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स टाइम पास करने की कोई चीज नहीं है, या सो कॉल्ड पॉलिटिक्स हम लोग सोचते हैं मजाक के तौर पे, तो ये महात्मा गांधी के अंदर पॉलिटिक्स ये मजाक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स को एक मीन्स, एक जरिया के तौर पे लिया है। और इस पॉलिटिक्स के जरिए वो गॉड को सर्व करना चाहते हैं। गॉड को सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि ऑलमाइटी गॉड को सर्व करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नजदीक जो हमारा ये नेशन है, जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र को ही वो गॉड मानते हैं। जैसे कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज के अंदर जो कंसेप्ट है कंट्री का या नेशन, वो कंसेप्ट ये होता है, जब हम कंट्री की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक लैंड का एक टुकड़ा, एक पीस ऑफ लैंड, या एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम कहते हैं कि ये हमारा कंट्री है। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में इस जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं, जर्रा जर्रा, चाहे ये पहाड़ हो, ये समुंदर हो, ये नदियां हो, या जितने जीव जंतु हो, समुद्र के अंदर जितने चीज पाई जाती हैं, आसमानों में जितनी पाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम चीजों को मिला करके राष्ट्र बनता है। और इस राष्ट्र को महात्मा गांधी गॉड से ताबीर करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स एक जरिया है, एक मीन्स है, और इस पॉलिटिक्स के जरिए हम गॉड को हमें सर्व करना चाहिए, हमें गॉड की खिदमत करना चाहिए। यही वजह है कि ये भी इंडियन कल्चर के अंदर या इंडियन फिलॉसफी के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं कि जो कि पूजनीय है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए। और उसमें लोग और ऐसा इंडियन दर्शन के अंदर कहा जाता है कि माँ, मातृभूमि और मादरी जबान, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि जिसकी जो पूजा किए जाने के लायक है, यानी इंतहाई एहतराम उसका करना चाहिए। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक बोला है कि ये जो हमारा ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र जो है एक गॉड है, और हमको इस गॉड के तरह से इसकी हमें सर्विस करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को कंसीडर किया जाता है एक पॉलिटिकल एंटिटी, हम कंसीडर करते हैं। और ये पॉलिटिकल एंटिटी जिसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, किसी तरह का कोई उलझाव नहीं है। और ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है। और इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। और एक इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊं कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मल्टी लेयर्ड सोसाइटी वाला ये कंट्री है। और इस मल्टी लेयर्ड सोसाइटी को महात्मा गांधी ने सॉलिडिफाइड किया है, उसको एक किया है। और एक करने के बाद जो है हमें आगे कंट्री को बढ़ाया है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जो वॉइस है उसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। हिंदुस्तान की जो आवाज है वो एक आवाज है। जब भी हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, हिंदुस्तान किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, तो हिंदुस्तान के हर शख्स की एक ही आवाज होती है, और कहीं किसी तरह का कोई हमारे आवाज में एम्बिग्यूटी नहीं है या फूट नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में लाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और महात्मा गांधी ने जो ये रोल प्ले किया है ये इमोरल है, ये कभी इसको हम भुला नहीं सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जितने रिलीजन के लोग रहते हैं, तरह तरह के आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो महात्मा गांधी ने किया है। और इसीलिए जो है, जो हिंदुस्तान का एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है हिंदुस्तान का, और वो एक कैरेक्टर ये है कि हम सभी को गले लगाते हैं, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। हमारे अंदर हमारा जो कैरेक्टर है हिंदुस्तान का,
वो इंक्लूसिवनेस है हमारे यहाँ, जबकि फॉरेन कंट्री में आप चले जाइए एक्सक्लूसिवनेस है। आप ब्रिटेन के अंदर चले जाइए, ब्रिटेन में एक दो और छोटे छोटे जो पार्ट है ब्रिटेन का, उसके अंदर एक्सक्लूसिवनेस है। वो अपने आप में किसी को मिलाना नहीं चाहते हैं, किसी को अपने साथ वो कहते हैं कि हमारे बीच के हैं ही नहीं है। आप जर्मनी में चले जाइए, वो इंग्लैंड वालों को पसंद नहीं करते हैं, या हॉलैंड में चले जाइए, वो अपने किसी पड़ोसी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में हम हर आदमी को गले लगाते हैं, हर आदमी को अपना लेते हैं, और हमारी तो ये फिलॉसफी है कि सारा जो दुनिया है यही हमारा कुटुंब है, और हमारी ये फिलॉसफी है कि हमारा भी भला हो और हमारे साथ साथ इस संसार में जितने लोग हैं उनका भी भला हो। यहाँ तक कि जो हमारा दुश्मन है हम उसका भी बुरा नहीं चाहते हैं, हम चाइना का भी बुरा नहीं चाहते हैं, या पाकिस्तान का भी हम बुरा नहीं चाहते हैं, जो दिन रात हिंदुस्तान के अगेंस्ट लोग लगे रहते हैं। तो ये एक कैरेक्टर है और ये हिंदुस्तान का कैरेक्टर है, और इस हिंदुस्तान के कैरेक्टर को इस डेवलप करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो लिमिटलेस है, एक ओशियन के समान है, एक समुंदर के समान है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया मास अपील है इनकी फिलॉसफी को। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महात्मा गांधी ने जो लेक्चर्स दिए थे, जो बातें हमें बताई थी, वो बहुत ही मोरलाइजिंग लेक्चर के जरिए उन्होंने अपने बातों को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया था। इसीलिए सारी दुनिया में आज भी उसको एक्सेप्टेंस है। महात्मा गांधी ने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्वराज क्या है? ये स्वराज का मतलब ये नहीं होता है कि सेल्फ रूल या होम रूल। अगर हम लोग आमतौर पे जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डेफिनेशन जब देते हैं स्वराज का, तो हम यही बताते हैं कि स्वराज का मतलब है होम रूल या सेल्फ रूल। अगर होम रूल ही होता तो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर इसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाता, स्वराज का फिर इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाता। लेकिन गांधी के नजदीक स्वराज एक टूल है, और इस टूल के जरिए वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो हिंदुस्तान के एक एक आदमी को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, हर इंडिविजुअल को एक जस्टिस दिलाना चाहते हैं। उस आदमी को भी जस्टिस दिलाना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के किसी बॉर्डर पे खड़ा है। इसीलिए उन्होंने जो है वो जस्टिस दिलाने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बातचीत की। और जब पावर को जब डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, जब बॉर्डर पे बैठी हुई जो कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, तो हम इसके लिए भी ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम उसकी भी अहमियत को करेंगे, और हम अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और उस प्रोडक्ट्स को हम चाहेंगे कि बाजार में लाएं, जैसा कि आज हुकूमत हिंद के तरफ से चारों तरफ ये हंगामा है कि हमारे जो लोकल है उस लोकल के लिए वोकल बनो, और जो लोकल है उसको ब्रांडेड बनाओ। और दूसरी बात ये है कि महात्मा गांधी जो है वो ऐसा इसलिए वो करते थे, हर इंडिविजुअल को इंपावरमेंट इसलिए करना चाहते थे कि हर इंडिविजुअल ये नहीं समझे कि हम हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम में नहीं है, और या हिंदुस्तान से हम कट के रहे हुए हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर वननेस की फीलिंग हो, और वो ये समझे कि हम भी भारत की सोसाइटी के एक पार्ट हैं, हम उसमें शामिल हैं। यही वजह है। लेकिन ये जो वननेस है, जो इंडिविजुअल की अहमियत की जो बात महात्मा गांधी ने सोची, और ये कि वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर इस चीज की अहमियत नहीं दी जाती है। जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है कि हम हर इंडिविजुअल को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम हर इंडिविजुअल को एक सा समझते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है, उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल की कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। और जो फॉरेन कंट्री का जो भी है मॉडर्नाइजेशन, वो हमारे इंडिविजुअलिस्ट जो हमारा अप्रोच है उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट है, और महात्मा गांधी ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे।
और ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी जैसा इंडिविजुअलिस्ट इस भारत की धरती ने ना उनसे पहले कभी पैदा किया है, ना उनके बाद आज तक कोई पैदा हुआ है। और इंडिविजुअलिस्ट इसलिए वो इंडिविजुअलिस्ट पे जोर देते हैं कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, और आत्मा क्या है? वो वाइब्रेशन ऑफ गॉड है, वो वाइब्रेशन ऑफ गॉड है। महात्मा गांधी का ये मानना है कि हमारे अंदर जो वाइब्रेशन ऑफ गॉड है उसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं, हम अपने आत्मा को अगर एक्टिवेट करते हैं और एक ह्यूमन बढ़िया से अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम बनते हैं, हर इंडिविजुअल अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकता है। अगर बना सकता है तो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे हमारा समाज कैसा होगा आप सोच सकते हैं कि फिर हमारा जो हिंदुस्तान होगा वो एक आइडियल समाज होगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने हमेशा वो इंडिविजुअल के एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की। और दूसरी बात यह है कि इन महात्मा गांधी वो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन के भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ये चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन उसमें विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन हो। मॉडर्नाइजेशन में हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हजारों साल पुरानी जो हमारी तहजीब है, हमारी जो अखलाकी कदरें हैं, उन अखलाकी कदरों के साथ साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमें मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए। आज के डेट में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पे जोर दिया गया है कि हम डेवलप जरूर करें, लेकिन हम मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो रूहानी डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, हम दोनों में बैलेंस बना करके चलेंगे। इसीलिए जो है इस तरह के हमने इसी तरह डेवलप किया गया है हमारा सिलेबस में कि हम टीचरों को, स्टूडेंट्स को अगर हमको उसकी मोरल वैल्यू समझाना है तो टीचरों की भी ट्रेनिंग दी जाए कि पहले जो टीचर कैसे होते थे कि जो स्टूडेंट्स उनके पास जाते थे वो कहते थे कि भगवान के पांव छूने से पहले हम अपने टीचर का पांव छूना चाहते हैं। जो ये विचार था, जो ये कंसेप्ट था, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो टीचर्स भी वैसे ही होते थे, वैसे ही उनकी शख्सियत होती थी कि खुद ब खुद स्टूडेंट का उनका पांव छूने के लिए वो पहले जाता था, भगवान के पांव छूने के लिए वो बाद में जाता था। तो ये सारी चीजें जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ है। और महात्मा गांधी ने हमेशा जो नॉन वायलेंस की बातचीत की है, इसके पीछे भी ह्यूमैनिटी की वजह सबसे बड़ी वजह है। एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर बनना है तो हमें नॉन वायलेंस की बात ही नहीं करनी चाहिए। या जब हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम वायलेंस की कोई बात आगे सोच ही नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी सबको पता है कि एक ट्रू पैट्रियोटिस्टिक थे, वो एक हुब्बुल वतन थे। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि उनकी जो हुब्बुल वतनी थी इंटरनेशनलिज्म के ऊपर, वो में कोई क्लैश नहीं था। यानी इस कॉस्ट पे वो हुब्बुल वतन नहीं थे कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटी को वो अलग कर दें। इसलिए कि कई बार होता है कि जब जरूरत से ज्यादा आदमी हुब्बुल वतन बनता है तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एक थॉट है कि हिंदू दुनिया के सारे लोग हमारे अपने हैं, हमारे मेहमान हैं और हम सबका भला चाहते हैं, तो जब ये चीज हमारे अंदर ज्यादा डोमिनेट करेगी तो हम इस तरह की बात नहीं सोच सकते हैं फ्यूचर में। बहरहाल ये तो है ही कि महात्मा गांधी एक इंटरनेशनल फिगर थे, और मुझे अफसोस है कि महात्मा गांधी आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो चले गए हैं। और उन्होंने एक आइडियल इंडिया का जो सपना देखा था, वो सपना जो देखा था, या इंडिया जो आज जैसा है, जिस तरह से उनके विचारों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, महात्मा गांधी अगर हिंदुस्तान को नर्चरिंग होते हुए देखते तो वो बेहद खुश होते। लेकिन कहा जाता है कि अगर वो मर गए, वो नहीं है इसलिए हम जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, ये भी आप लोग याद रखिए कि उनका कत्ल किया गया है और वो यूनिटी के लिए उनको कत्ल किया गया। वो पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करना चाहते थे और उन्होंने यूनाइट किया। अगर यूनाइट किया, इसीलिए हम लोग यहाँ बड़ी
सुकून और चैन से बैठे हुए हैं। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं और आज के जो मेन स्पीकर हैं, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, महात्मा गांधी के लिसानी एहसास की तलाश, क़याम अफ्रीका के दौरान उर्दू के मुतालिक उनके नज़रिए की तशकील। लेकिन इससे पहले कि सर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो तकरीर शुरू करें। ये हमारी मैगज़ीन है जो महात्मा गांधी स्पेशल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको रिलीज करें। आ जाइए, आप लोग भी खड़े हो जाइए। आइए मैडम, आइए, आ जाइए आप कानी साहब, खड़े हो जाइए। जी सर, सामने देखिए। थोड़ा सा नीचे लग रहा है। थैंक यू सर, अब आपकी बारी है। जी, तो बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ बुलाया गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इदारा यहाँ आ गया है और 10 साल से ज़्यादा से यहीं है। पर मेरे ही इलाके में है क्योंकि मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। जो टॉपिक मेरा है वो गांधी जी के जो उर्दू के मुतालिक आइडियाज़ साउथ अफ्रीका में उनके रिहाइश के दौरान जो पैदा हुए उस पर बोलने का है। और ये मेरे लिए भी एक नया रिसर्च थी, क्योंकि जब आपने बुलाया तो मैं सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे रिसर्च से भी जुड़ेगी और जो आपके इंटरेस्ट की भी होगी। और क्योंकि मैंने गांधी जी पे अफ्रीका पे काम किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि उर्दू पे उन्होंने क्या उस ज़माने में सोचा लिखा, इस पे मैं ज़रा गौर करूं। तो ये जब मैंने किया तो ढूंढा, तो इसमें मैंने भी नई नई चीज़ें सीखी। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने भी अभी ज़्यादातर पता करी है। कोई मैं इन पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एक डिस्कवरी थी, एक किस्म की डिस्कवरी थी जब मैंने ये चीज़ें ढूंढी और पढ़ी और नोटिस की। तो मैं आपसे इनको शेयर करना चाह रहा हूँ। अव्वल तो आपको मालूम ही है कि वकालत पास करने के बाद जब गांधी जी पहले हिंदुस्तान आए और फिर 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, तो तब उनकी उम्र 24 साल की थी जब वो साउथ अफ्रीका गए। तो 24 साल की थी और वो गए साउथ अफ्रीका। एक उनके मुवक्किल गुजराती मुस्लिम दादा अब्दुल्ला, उनके बुलावे पे वो साउथ अफ्रीका गए थे। और वहाँ जाके जो हिंदुस्तानियों की हालत उन्होंने देखी, उससे जब जूझना शुरू किया तो उनका संघर्ष, उनका जो पूरी जो कवायद थी साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से शुरू होती है। एक तो जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी लोग जो वहाँ आए हुए थे वो जगह जगह से थे। कोई तमिल था, कोई बंगाली था, कोई उर्दू जानने वाला था, कोई गुजराती था। ऐसे अलग अलग किस्म के लोग थे। कुछ बिहारी थे जो कि आप ही के इलाके के, जो वहाँ जाकर हिंदी या
पूर्विया बोला करते थे। तो ये सब जुबानें गांधी जी ने सीखने की कोशिश की और 1893 में वो गए और उनकी डायरी है 1894 की, डायरी फॉर 1894, जिसमें 5 अगस्त 1894 में वो लिखते हैं, बिगैन उर्दू, फिनिश द अल्फाबेट। यानी कि उन्होंने उर्दू साउथ अफ्रीका पहुंचने के 1 साल बाद ही उर्दू पढ़नी शुरू की और उसकी अल्फाबेट उन्होंने सीख ली। तो ये एक बड़ी नोटवर्दी बात है कि पहुंचते ही उन्होंने उर्दू ज़बान पे जोर दिया 1 साल के अंदर अंदर। जाहिर है उनके जो मुवक्किल थे वो उर्दू बोलने वाले भी थे, हालांकि गुजराती थे। गुजराती लोग ज़्यादातर जो वहाँ गए वो ख़ासतौर से जो मुस्लिम्स, गुजराती मुस्लिम्स वहाँ थे, वो गुजराती भी जानते थे और उर्दू भी जानते थे अक्सर। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने उर्दू पे उनको लगा कि उनको जानना चाहिए। और बाद में जब उनका जर्नल शुरू हुआ, उस पर मैं बाद में बोलूँगा, इंडियन ओपिनियन, 10 वहाँ जाने के 10 साल बाद उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार वहाँ शुरू किया, वीकली। तो वो निकलता था अंग्रेजी में और उसके कुछ पन्ने होते थे गुजराती के, कुछ पन्ने होते थे तमिल के, कुछ पन्ने होते थे उर्दू के। तो इन सब लैंग्वेजेस पे गांधी जी का की नज़र थी और वो चाह रहे थे कि इन सब लैंग्वेजेस के जरिए वो लोगों तक पहुंच सकें। फिर उसी साल जिसका मैंने जिक्र किया 1894, उसी साल उन्होंने किताबें कुछ खरीदी। वो अकाउंट्स रखते थे पूरा, जो भी वो उनका खर्चा होता था उसकी अक्सर आपको मिल जाते हैं उनके डेली अकाउंट्स कि आज मैंने ये इस चीज पे इतना खर्चा किया, इतना किया। तो इस वो अकाउंट से पता चलता है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू की किताबें खरीदी और उर्दू और बांग्ला की किताबें खरीदी। यह है 9 नवंबर 94। और फिर वो जो एक रिपोर्ट देते हैं, तब तक नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल प्रांत था जो कि साउथ अफ्रीका के जो आज प्रांत हैं वो पहले अलग अलग थे और वो जाके 1908, 1909, 1910 में मिलकर फिर साउथ अफ्रीका बना। तो जब गांधी जी गए थे तो वो नेटाल में गए थे और उनकी एक्टिविटीज होती थी नेटाल में, और एक और प्रांत था ट्रांसवाल, ज्यादातर वहां होती थी। और केप प्रोविंस में भी वो जाया करते थे, वहां भी कुछ इंडियंस रहते थे, पर ज्यादातर नेटाल में रहते थे और ट्रांसवाल में रहते थे। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस बनी थी वही 1894 में, और उसकी रिपोर्ट्स होती थी। तो उसकी रिपोर्ट्स में मैंने निकाला कि उन्होंने लिखा है कि a strong committee representing all classes and creeds amongst the Indian community was formed. Circulars in English, Gujarati, Tamil, Urdu and Hindi were issued and widely distributed. ये है वाकया 11 अक्टूबर 1899 का। तो तब तक नेटाल इंडियन कांग्रेस बन चुकी थी और उसके जो सर्कुलर्स थे वो हमें पता चलता है उनकी रिपोर्ट से कि वो होते थे अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में और हिंदी में। तो ये चीज की जितनी ज्यादा भाषाओं को हम लेकर साथ चलें, ये उनके जहन में साउथ अफ्रीका में ही ये बात आ गई कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। और जैसे वो उन्होंने कहा कि a strong committee representing all classes and creeds,
क्रीड्स यानी कि सब मजहब, सब विचार, सब किस्म के आइडियाज, और क्लासेस, सब क्लासेस, वहाँ की इंडेंचर्ड लेबर जो थे वो भी रिप्रेजेंटेड थे। तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटी बनी थी 1899 में। और एक नेटाल इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन बना, जिसमें ज्यादातर जो गरीब हिंदुस्तानी वहाँ गए थे, जो इंडेंचर्ड लेबर वगैरह थे, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो देने के लिए, और उनकी तरफ से एक लाइब्रेरी भी खुली, और डरबन लाइब्रेरी वो डरबन में खुली। और ये जो किताबें जिनका वो जिक्र करते हैं, उर्दू की खरीदी, बांग्ला की खरीदी, वो इस लाइब्रेरी के लिए भी खरीदी जाती थी। फिर सवाल आता है कि अक्सर उनकी राइटिंग्स में आपको मिलता है, इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू, अरबी, फारसी के लफ्ज। तो अपनी अंग्रेजी राइटिंग्स में भी, मतलब जब वो अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो वो अक्सर उसमें अरबी, फारसी या उर्दू का लफ्ज आ जाता है। तो जैसे यहाँ ये कहते हैं 1899-1900 में वो एक बहुत बड़ा जंग हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसको बुअर वॉर कहते हैं। अब उसको साउथ अफ्रीकन वॉर कहा जाता है, जिसमें जो डच ओरिजिन के जो वाइट्स थे, जो ज्यादातर ट्रांसवाल प्रांत में थे, तब वो अलग रिपब्लिक था, प्रांत नहीं था, और जो बाकी जो ब्रिटिश ओरिजिन के वाइट्स थे, जो कि नेटाल प्रांत के थे, उनके बीच की ये बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें गांधी जी ने भी वो मेडिकल कोर बनाया था मदद करने के लिए। तो इसमें वो लिखते हैं इस जंग के बाबत, the British flag was constantly dangled before their eyes। मतलब कुछ लोगों को इस जंग के लिए ब्रिटिश पॉलिसी की तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वो डिस्क्राइब करते हैं गांधी जी कि the British flag was constantly dangled before their eyes, its protective power was eloquently placed before them so that they might rush into their arms and make affidavits regarding the zulm of the Boer authorities। मतलब जो बुअर माने जो ज्यादातर जो डच ओरिजिन के लोग थे, उनके खिलाफ अगर वो उनके कि उन्होंने जुल्म किया इसके बारे में वो एफिडेविट वगैरह दें, तो ये उनको ये इंड्यूसमेंट किया जाता था उन लोगों को, अंग्रेजों की तरफ से, कि वो बुअर्स के बारे में उनके जुल्म के बारे में लिखे। तो ये एक मिसाल है कि वो ऐसे लफ्ज भी अंग्रेजी की राइटिंग में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर एक चिट्ठी उनके पास आती है फ्रॉम हाजी मोहम्मद हाजी दादा, जो रेकमेंड करते हैं कि ये किताब है कससुल अंबिया। आपने सुना है? हाँ। तो इसमें उर्दू की किताब है, और इसमें प्रॉफिट्स की लाइव्स और उनके बारे में जो अलग अलग हुए हैं प्रॉफिट्स इस्लाम में, उनकी लाइव्स के बारे में लिखा है। तो किसी ने रेकमेंड किया था कि ये किताब के अंश आप इंडियन ओपिनियन में कभी कभी छापें। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया हाजी दादा को, I have not read the book Qasasul Anbiya. If you send me a copy, I shall be able to say whether it can be reproduced in Indian opinion or not. If it contains historical material useful to English readers, it may be possible to publish an English translation. इसका तर्जुमा अंग्रेजी में अगर हो सके तो हम I have often heard of this book। वो कहते हैं मैंने अक्सर इस किताब का
नाम सुना, पर मैं बताऊं आपको कि मुझे तो इस किताब का जो गांधी जी ने अक्सर सुना था, ये चिट्ठी है 1905 की, तो तब वो लिखते हैं कि मैंने इस किताब का अक्सर सुना है, लेकिन मैं आज 2022 में पहली दफे इस किताब के बारे में मुझे जानकारी मिली, ये पढ़ के गांधी जी का तो मुझे तो इस किताब के बारे में नहीं जानकारी, बहुत पुरानी किताब है। पर इसका कोई मैंने कहीं देखी भी नहीं ये बिकती हुई। तो खैर, तो वो कहते हैं कि इसकी मैंने इसके बारे में अक्सर सुना है. Is it not likely that the stories in it are already known to most of the readers? In case they are, it will be a problem deciding whether to reproduce it or not. वगैरह. तो ये इस किताब के बारे में. और फिर वो ऐसे ही और इंसिडेंटल रेफरेंसेस आते हैं उर्दू पे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उसी सन में 1905 में ही गांधी जी का जो प्रेस था पहले डरबन में था, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, और उसको फिर उन्होंने जो फिनिक्स सेटलमेंट डरबन से बाहर गांव की तरफ ले जाकर 16 मील दूर एक सेटलमेंट बनाया था, वहां वो ये प्रेस भी ले गए थे, तो वहां से ये छपता था इंडियन ओपिनियन. और 1905 तक गांधी जी खुद उन्होंने जोहानिसबर्ग में अपना बेस बना लिया था जहां वो वकालत करते थे, पर प्रेस ये छपता था नेटाल से, डरबन के पास फिनिक्स से. फिनिक्स में उनके ही एक नेफ्यू थे C.K. गांधी, छगनलाल गांधी, वो उस को देखते थे इंडियन ओपिनियन को, तो उनको वो लिखते हैं, जोहानिसबर्ग से गांधी जी लिखते हैं, My dear Chhaganlal, I send herewith the municipal notice in Gujarati to be printed. Please have it. अब ये देखिए कि एक म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस है जो इंडियंस को असर कर रहा है और जिसके खिलाफ शायद कोई संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो लिखते हैं कि प्लीज हैव इट ट्रांसलेटेड इन तमिल, हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो, कि इसका उर्दू में भी, तमिल और हिंदी और उर्दू में भी तर्जुमा हो, और see that the translation is accurate. ट्रांसलेशन एक्यूरेट होना चाहिए, इसको चेक करो. Please print the whole in 4 languages on double foolscap, all on the same paper print, and all on the same paper, or 10,000, print 10,000. You will see that the matter is of immediate importance, and seeing that it is a municipal matter, it should take precedence of others if there is pressure over, कि अगर और काम भी हो तो सबसे पहले ये काम करो कि इसको तर्जुमा करो. और आगे, use decent paper, no proof is required. इसकी प्रूफ रीडिंग, प्रूफ निकालने का और टाइम वेस्ट करने का नहीं है, so that there is need be no delay. I send you the original in English also in order to enable you to have your translation without difficulty. तो ये एक म्यूनिसिपल मैटर है. फिर मुझे ताज्जुब हुआ जानकर कि एक लेख, एक मजमून गांधी जी ने लिखा इंडियन ओपिनियन में 7 अक्टूबर 1905 को, 7 अक्टूबर 1905, और लेख, उनका लेख है हाली पर, मतलब हाली पर उन्होंने एक लेख साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन में अंग्रेजी में और गुजराती में लिखा 7 अक्टूबर 1905 के इंडियन ओपिनियन के इशू में. तो वो लेख में छोटा सा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. एन इंडियन पोएट, इसका हेडिंग है एन इंडियन पोएट. By his English translations of the poems of Hali, Mr. Ward has made the poet widely known.
It is said that there is no other poet who can equal him. His full name is Maulvi Saeed Altaf Hussain Ansari. He was born in Panipat near Delhi. Most of his poems are in Urdu, though he has written quite a lot in Persian also. The poem he wrote on the occasion of the Jubilee of 1887 was so excellent that it resounded throughout North India. हाली ने जो 1887 में एक पोएम लिखी वो पूरे नॉर्थ इंडिया में मशहूर हुई, ये बात वो लिखते हैं. His works do not concern themselves with the pleasures of life, but with such useful themes as the duty of Muslims in the present age, the way both Hindus and Muslims should acquit themselves, and the way to know God. Sheikh Abdul Qadir of Lahore tells us how during their school days he and his mates used to read Hali's poems. How they read them also when they were grown up. How they read them also when they were grown up and sang them at community gatherings. हाली की पोएम्स कम्युनिटी गैदरिंग्स में भी गाई जाती थी. ये बात अब्दुल कादिर, लाहौर के अब्दुल कादिर ने लिखी और ये बात साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपने लेख में लिख रहे हैं. He further tells us that they listen to them even now at their anjumans and seldom feel tired of reading and hearing them again and again. थकते नहीं हैं वो हाली की पोएम्स को पढ़ के और सुन के. He has written in very eloquent language of the life of the great poet Sheikh Sadi. Writing about the work of the poet Hali, Professor Morrison says, what this poor poet has done unaided for the community far surpasses what the wealthy Muslims have done with their money. ये हाली ने जो एक पुअर पोएट था, उसने जो कम्युनिटी के लिए काम किया है वो कहीं ज़्यादा है उससे जो कि रिच लोगों ने अपने कम्युनिटी के लिए किया है. In appreciation of the services rendered by the poet to the community, the government have conferred on him the title of Shams ul Ulema. We are sorry we do not have with us his Urdu poems, but we recommend that our readers obtain and read them. ये गुजराती का लेख है और ये हाली पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन में 7 अक्टूबर 1905 में लिखा. फिर बदरुद्दीन तैयब जी पर एक दो लेख हैं. बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई के थे, बहुत बड़े वहाँ के नेशनलिस्ट फिगर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर्स में से थे, प्रेसिडेंट रह चुके थे शुरू में जब कांग्रेस बनी. तो बदरुद्दीन तैयब जी की पे जो लेख गांधी जी ने लिखा 25 नवंबर 1905, उसमें वो जिक्र कई चीज़ें का जिक्र करते हैं. वो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, पर वो आखिर में ये कहते हैं कि just as Justice Tayyabji has earned a name in scholarship and the legal profession, so has he won fame in public life too. He has done much for the spread of education in India, particularly among Muslims. He always encourages the education of women. His wife and daughters are well educated. He has taken an active part in the politics of the country and has done much work in collaboration with Justice Ranade. Justice Ranade एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर उस जमाने के थे जिनका गांधी जी पर बहुत असर पड़ा था, महाराष्ट्र के थे. तो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में गांधी जी लिखते हैं, he was a prominent worker of the Indian National Congress and has also presided over it. His presidential address was so good that it still ranks as one of the best speeches. Though he is now sitting on the bench, judge ban gaye Badruddin Tayyib ji, he is as patriotic as ever. He takes interest in educational matters. By nature, he is kind and humble.
his knowledge of Hindustani, वो हमेशा हिंदुस्तानी का भी जिक्र किया करते थे, मतलब हिंदी से अलग हिंदुस्तानी, जो हिंदी उर्दू का मिक्स. His knowledge of Hindustani is as profound as his knowledge of English. Few in the Bombay presidency can match him in Urdu oratory. तो बदरुद्दीन तैयब जी पे जो लेख लिखते हैं उसमें वो आखिर में यही जुमला है कि few in Bombay presidency can match बदरुद्दीन तैयब जी in उर्दू oratory. बदरुद्दीन तैयब जी की उर्दू ऑरेटरी पे आपकी लाइब्रेरी में कुछ है? नहीं हो तो देखिए अगर मिले, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी की उर्दू ऑरेटरी की बड़ी तारीफ है यहाँ. और फिर अगले साल बदरुद्दीन तैयब जी का इंतकाल हो जाता है. तो तब एक और लेख है मजमून गांधी जी का, उसमें फिर ये बात आती है और चीजें लिखने के बाद वो ये कहते हैं his knowledge of Urdu was unrivaled. बदरुद्दीन तैयब जी's knowledge of Urdu was unrivaled, and he shone equally as an orator, whether as an English or as an Urdu speaker. He was held in high estimation as a judge of the Bombay High Court वगैरह. तो ये फिर एक लंदन जाना होता है गांधी जी को. 1906 में वो लंदन गए किसी काम से साउथ अफ्रीकन इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो जब वो लंदन गए तो उनकी मुलाकात एक साहब थे अब्दुल कादिर, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और एक जर्नल वो निकाला करते थे उर्दू के नाम से. अब्दुल कादिर एक जर्नल निकालते थे जिसका नाम था उर्दू, और वो इंडियन ओपिनियन के ऑनररी कंट्रीब्यूटर भी बन गए थे. तो उनके बारे में लिखते हैं वो अपने वापस साउथ अफ्रीका लंदन से लिखते हैं गांधी जी कि ये अब्दुल कादिर इज अ ग्रेजुएट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड द प्रोप्राइटर ऑफ द मैगजीन उर्दू. ही मे ऑल्सो बिकम आवर ऑनररी कंट्रीब्यूटर. तो वो चाहते हैं कि इनको इंडियन ओपिनियन की कॉपी भेजी जाए अब्दुल कादिर को, क्योंकि वो हमारे उर्दू मैगजीन के एडिटर हैं और वो हमारे कंट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं. तो ये फिर एक मसला ये आता है कि जब गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर, सत्याग्रह, वो मशहूर है कि 11 सितंबर तो एक चीज के लिए मशहूर है यहाँ आजकल हमारे 21वीं सदी में, लेकिन 11 सितंबर को ही 1906 में वो पैसिव रेजिस्टेंस का रेजोल्यूशन गांधी जी ने पास कराया था साउथ अफ्रीका में. तो उससे उसी के बाद वो एक कंपटीशन अपने अखबार में रखते हैं कि जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी जो जितना पैसिव रेजिस्टेंस है, इसके लिए कोई लफ्ज ऐसा ढूंढो जो कि या तो गुजराती का हो या हिंदुस्तानी, यानी कि वो एक्सप्लेन करते हैं हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी. Hence, any Indian who sends us the finest poem in Gujarati or Hindustani, within brackets Urdu or Hindi, composed by him in support of the jail resolution. वो जो जेल का रेजोल्यूशन था वो पैसिव रेजिस्टेंस वाला, कि अगर वो कानून वापस नहीं लिया, साउथ अफ्रीका में जो कानून बना था इंडियंस के बारे में, वो अगर वापस नहीं लिया गया तो ये लोग जेल जाएंगे. तो उस जेल रेजोल्यूशन की सपोर्ट में कोई पोएम लिख के भेजे, और जो गुजराती में हो या उर्दू में हो या हिंदी में हो, यानी कि हिंदुस्तानी में हो, और उसमें जो बेस्ट पोएम होगी उसको एक अवार्ड दिया जाएगा. ये बात वो लिखते हैं और इसके लिए एक प्राइज भी मुकर्रर किया जाता है. प्राइज इस वक्त आज के ज़माने में ज़्यादा नहीं है, 1 पाउंड का प्राइस था,
कि अब रुपया गिर रहा है तो 1 पाउंड भी बहुत है, पर उस जमाने में था। तो ये है। और फिर ये जो इसी कानून के बारे में, जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो वहाँ पास हुआ था अफ्रीका में, उसके बारे में एक और लेख, उनका एक चिट्ठी है जो कि वो लिखते हैं छगनलाल गांधी को, जो इंडियन ओपिनियन का प्रेस देखा करते थे फिनिक्स में। तो उसमें वो कहते हैं कि देखिए, ये जो you have reproduced the common saying that those who act according to the dictates of duty must succeed, and so they do. Only we must guard against misinterpreting the word success, whereas many things that are not religion falsely pass as such. Many things that we consider to be failures may in reality be successes. Whilst therefore we may accept the truth of the axiom, the eye should always be directed towards the work to be done, never to the result. कि success or failure की परवाह मत करो, work पे काम करो. And you may, as far as I am concerned, print Tamil, Hindi, Urdu translations of the act. अब ये जो act जो पास हुआ, ये जो act एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ, ये क्या है, ये लोगों को समझाना है. तो कह रहे हैं कि इस एक्ट का ट्रांसलेशन करो तमिल में, हिंदी में और उर्दू में, और फिर इसको हम छापेंगे. और इसकी लीफ अलग, एंड लेट मी हैव सेपरेट, you may, as far as I am concerned, print Tamil, Hindi and Urdu translations of the act in Indian opinion, and let me have separate leaflets also. इसकी अलग अलग leaflets भी बनाओ. The more of these we circulate, the better it will be. The act furnishes its own condemnation, and such has been also the effect. तो ये उनका बहुत तवज्जो है इस बात पे कि जो ट्रांसलेशंस हो उसमें उर्दू, तमिल और हिंदी आए. फिर उनकी नज़र हिंदुस्तान पे भी है, क्योंकि ये जो आइडियाज बन रहे हैं उनके दिमाग में, ये इससे इंडियन नेशन कैसा हो, ये भी उनके दिमाग में एक सोच बन रही है, और ये साउथ अफ्रीका में बन रही है. तो यहाँ 29 जून 1907 में वो एक इंडियन ओपिनियन में के इशू में लिखते हैं, द मुस्लिम जनाना नॉर्मल गर्ल्स स्कूल was founded in Aligarh some time ago, and it is growing day by day. The government has been requested to give aid to the school. A plot of land has been bought for the school, and it is also intended to start a boarding house attached to it. Books have been specially prepared in Urdu on kindergarten lines. As no Muslim lady was available for appointment as principal, a white lady has been appointed वगैरह. तो ये गुजराती में अलीगढ़ में क्या हो रहा है लड़कियों की एजुकेशन के बारे में, और उनके लिए एक उर्दू की किताब किंडरगार्टन के लिए तैयार की गई है. ये बात वो इंडियन ओपिनियन में लिख रहे हैं 1907 में साउथ अफ्रीका में. ये स्कूल अभी है क्या, ये मुस्लिम जनाना नॉर्मल गर्ल्स स्कूल, तो ये 1907 में स्कूल था, और अब कॉलेज हो गया. शेख अब्दुल्ला ने कायम. अच्छा, तो ये उस स्कूल का जिक्र है. तो फिर वो कहते हैं कि यही सवाल कि वो जो ढूंढ रहे हैं एक लफ्ज पैसिव रेजिस्टेंस से, वो खुश नहीं है उस अंग्रेजी लफ्ज से, उनको कुछ और चाहिए. अल्टीमेटली सत्याग्रह पे वो आते हैं, सत्याग्रह लफ्ज. लेकिन इस दौरान वो जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, द फॉलोइंग आर द टर्म्स इन क्वेश्चन, जो जिसके हम इक्विवेलेंस ढूंढ रहे हैं. पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टर, कार्टून, सिविल disobedience. There are other words too, but we shall think of them some other time. It should be noted that we do not want translations of these English terms.
जो अंग्रेजी लफ्ज है उसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, बट टर्म्स विद इक्विवेलेंट कॉनोटेशंस, एक ऐसे लफ्ज चाहिए जिससे एक उसी किस्म की आइडिया सामने आए। ये जरूरी नहीं है कि उसका लिटरल ट्रांसलेशन हो। There will be no objection if the words are derived from Sanskrit or Urdu। वो ढूंढ रहे हैं गुजराती लफ्ज और कह रहे हैं कि इसमें कोई हमें परहेज नहीं है कि वो संस्कृत से डिराइव हो या उर्दू से डिराइव हो। जो भी हो, एक ऐसा लफ्ज होना चाहिए जो कि हमें सूट करे। और ये वो लिख रहे हैं गुजराती में, गुजराती रीडर्स के लिए, कि उनको कह रहे हैं कि भाई उर्दू का भी लफ्ज दो तो अच्छा है। और उसी ये बात है 28 दिसंबर 1907 की। फिर एक और दिलचस्प वाकया है, वो अब उनको जेल हो जाती है, तो अब वो जेल में है। तो अब जेल में उनके जो वो जेल के बारे में बताते हैं कि जेल में वो क्या कर, तो कह रहे हैं देखिए, एक जगह लिखते हैं, ये है लेख 28 मार्च 1908 का, इंडियन ओपिनियन। I also had some books of my own. These included an edition of the Gita with a commentary by Manilal Nabubhai। ये मनीलाल नबूभाई वो हैं जो कि विवेकानंद के साथ 1893 में शिकागो गए थे। तो इनकी एक गीता पे कमेंट्री थी, वो गांधी जी के पास थी जेल में। Then he says, I have some Tamil books and an Urdu book presented by मौलवी साहब। ये मौलवी साहब जो जिक्र आता है, ये इमाम, मेरा अंदाजा है ये इमाम बावजीर की बात कर रहे हैं, जो कि जोहानिसबर्ग की जो मॉस्क थी उसके वो मौलवी थे। और बाद में जब गांधी जी हिंदुस्तान आ गए तो गांधी जी के साथ ये इमाम बावजीर भी आए और साबरमती आश्रम में ही गांधी जी के साथ रहे अंत तक। और उनके ग्रैंडसन गुजरात हाई कोर्ट में बाद में जज भी बने। इमाम बावजीर की बात होगी तो इमाम बावजीर ने ये एक उर्दू बुक दी थी जो कि उसमें है द राइटिंग्स ऑफ टॉल्स्टॉय, रस्किन एंड सोक्रेटिस। मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आई आइदर रेड फॉर द फर्स्ट टाइम और रीरेड ड्यूरिंग माय स्टे इन जेल। अब यहाँ देखिए, आई यूज्ड टू स्टडी तमिल रेगुलरली। इन द मॉर्निंग आई रीड द गीता एंड इन द आफ्टरनून पोर्शंस ऑफ द कुरान। कह रहे हैं कि दोपहर आफ्टरनून में मैं कुरान पढ़ता हूँ, सुबह में गीता पढ़ता हूँ, और इवनिंग में मैं एक्सप्लेन बाइबल को एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिस्टर फोर्टेन जो चाइनीज थे, गांधी जी ने जो स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में जो किया उसमें चाइनीज भी शामिल हुए थे, जो चाइनीज वहां रह रहे थे वो भी उसमें शामिल। तो एक मिस्टर फोर्टेन थे जो गांधी जी के साथ जेल में थे और वो क्रिश्चियन थे, चाइनीज क्रिश्चियन। तो उनको गांधी जी बाइबल पढ़ाते। तो एक दिन में वो सुबह गीता पढ़ते थे, आफ्टरनून में कुरान शरीफ, और इवनिंग में वो एक चाइनीज क्रिश्चियन को बाइबल पढ़ाते। तो ये एक तो ये किस्सा, इसमें से ऐसी बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। और फिर वो इसका अरब विजडम की जिक्र करते हैं इसी लेख में कि वी रेड इन द अरब विजडम that he who enjoys no respect has no religion. It is by defending their honor over a long period of time that nations achieve greatness. Honor does not mean arrogance. जो आप कह रहे थे कि वो गांधी जी वो नेशन को गॉड समझते थे, वो नेशन को ऑनर मतलब नेशनल ऑनर हो, वो उनका जोर उस पे था कि it is by defending their honor over a long period of time that nations achieve greatness. पर honor का वो कहते हैं honor does not mean arrogance. honor का मतलब arrogance नहीं। ये आज के ज़माने में कहना बहुत ज़रूरी है कि honor का मतलब arrogance नहीं है।
real honor consists in a state of mind that does not countenance the loss of a right in action flowing from such a state of mind. He alone can attain to such honor who really trusts, that is, depends on God. I am convinced that it is impossible for a man without sincere faith to discern the truth in every situation and act on it. फिर एक मेमोरियल केप टाउन, मैंने बताया कि एक तीसरा प्रोविंस केप टाउन था जहाँ हिंदुस्तानी वहाँ भी रहते थे। तो वहाँ की मीटिंग्स का कुछ जिक्र करते हैं और वहाँ जो ये वॉर हो चुकी थी उसमें जो जिन लोगों की शहादत हुई उनके लिए एक मेमोरियल कॉलम बना जो हिंदुस्तानियों की शहादत हुई। तो उसमें उनके लिए जो इंडियन सिपाहीज जिनकी शहादत हुई उनके लिए जो लाइंस लिखी हैं वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में, ये वो नोट करते हैं साउथ अफ्रीका में 20 जून 1908 के लेख में। And the following words are inscribed on them in this order: Musalman, Christian, Zoroastrian, Hindu, Sikh। अब मैं आता हूँ 1909 पे। ये 1909 में एक भाषा की जुबान क्या हो, हम लोग आपस में कैसे बात करें, हम आपस में अपनी जुबान वालों से फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं, इसके बारे में एक लेख। तो इसमें वो गांधी जी कहते हैं, when talking amongst themselves, अपने इंडियंस के बारे में वो कह रहे हैं कि when talking among themselves they use broken English। हम टूटी फूटी अंग्रेजी में आपस में बात करते हैं rather than प्योर गुजराती, हिंदी और उर्दू। हमें बात करनी चाहिए अपनी जुबान में। दे और कह रहे हैं कि हम लोग दे इवन कैरी ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश, कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी अंग्रेजी में करते हैं। These young men, अपने इंडियन यंग मैन को जो वहाँ हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, these young men emphasize the spirit of Swadeshi by using difficult English words which they themselves do not understand। जो लफ्ज ये खुद नहीं समझ पाते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी डिफिकल्ट वर्ड्स, और and they take pride in what they do। This is a simple and yet grave fault। Any nation that cherishes its individuality must love its own language and feel proud of it। मतलब अपनी जुबान से प्यार रखो और उसमें प्राइड भी रखो। और यहाँ वो एग्जाम्पल देते वो बुअर्स का, जिससे अंग्रेजों की वहाँ लड़ाई हुई बुअर्स में, ट्रांसवाल में, उन्हीं का वो मिसाल देते हैं। ये देखो कि बुअर्स, let us consider the example of Boers themselves। We are not concerned with their moral principles। Their patriotism at any rate is wonderful। That is the only thing that calls for emulation। Though it is very useful for Dutch children to learn English, they are taught their own dialect, a local variety of Dutch called ताल। ताल डच का जो लोकल वैरायटी वहाँ थी साउथ अफ्रीका में, वो ताल उसको बोलते थे। उसकी वो तो डच लोगों की वो तारीफ इस बात पे करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज का उनको प्राइड है। तो इसीलिए बाद में भी हिंदुस्तान में आके वो लैंग्वेज पे बड़ा जोर देते थे कि हमें अपना ही एक लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी होगी। कानपुर सेशन कांग्रेस का जो हुआ 1925 में, उसमें यही तय हुआ कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी होगी, जो कि नागरी और पर्शियन स्क्रिप्ट दोनों में लिखी जाएगी और वो हिंदी उर्दू मिक्स होगा। तो ये सब आइडियाज उनके दिमाग में वहीं से घूम रहे हैं साउथ अफ्रीका के ज़माने से। और उनके एक साथी थे, अंग्रेज साथी पोलैक, वो बीच में हिंदुस्तान आए साउथ अफ्रीका से। तो उनको बॉम्बे में उनका और जगह जगह उनको वेलकम किया गया। बॉम्बे में वो एक पेटिट साहब थे, मिस्टर जहांगीर पेटिट, उनके यहाँ रहे। और वो गांधी जी लिखते हैं कि लाइकवाइज द अंजुमन
that is Petit. Mr. Petit looks after him and has offered to have copies of the pamphlet, that Polak ka pamphlet, printed at his own cost. Likewise, the Anjuman-e-Islam has offered to arrange for the printing and distribution of copies of Mr. Polak's speech in English and Urdu. तो ये वही उर्दू पे जोर चल रहा है और वो इंग्लैंड से भी लिख रहे हैं कुछ लोगों को कि कुछ उर्दू प्राइमर, संस्कृत बुक्स, गुजराती बुक्स, इंग्लिश बुक्स मंगा रहे हैं. तो ये उनका फिर एक लेख है उनका 1909 का, 5 अक्टूबर 1909. उसमें वो कहते हैं कि अच्छा है कि क्योंकि हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होने लगी थी लैंग्वेज पे, मराठी की कॉन्फ्रेंस, बांग्ला कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस, गुजराती कॉन्फ्रेंस. तो वो इस पे गांधी जी का कमेंट है, if that is so, it will not be an exaggeration to say that those who give up that language are traitors to the country, that is to their own people. It will not be incorrect to say that a language reflects the image of the people. It is therefore a very good sign that Gujarati, Bengali, Urdu and Marathi conferences are beginning to be held. ये बड़ी अच्छी चीज है कि उर्दू की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, मराठी की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बांग्ला की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है. ये वो 20 नवंबर 1919 का उनका लेख है जिसमें वो ये बात लिखते हैं. फिर एक उर्दू स्कॉलर है, उसके बाबत एक चिट्ठी है कि वो किस अथॉरिटीज को लिख रहे हैं कि इसको परमिशन दो आने की. उनका नाम है काजी कलूमिया बादामिया. ये उर्दू स्कॉलर भी हैं और पैसिव रजिस्टर भी हैं, मतलब गांधी जी के स्ट्रगल में वहाँ साउथ अफ्रीका में उन्होंने हिस्सा भी लिया. फिर वो अपने वही जो उनका जो अखबार देख रहा है डरबन में, उसको लिखते हैं कि तुम ये जो लफ्ज उर्दू के इस्तेमाल कर रहे हो ये अच्छा है, ये होने चाहिए इस तरह. क्योंकि उसने पूछा कि ये हम कितना इस्तेमाल करें, तो उन्होंने कहा आर यूज ऑफ उर्दू वर्ड्स लाइक मादरी जबान इज परफेक्टली इन ऑर्डर. इफ वी वुड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं पैसेज पढ़ने जा रहा हूँ ये बेसिक है उनकी जो लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हिंदुस्तान में भी आकर, उसके लिए बेसिक है. क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए, ये इसको जरा गौर से सुनिए. Our use of Urdu words like Madri Zaban is perfectly in order. If we would preserve Gujarati as simply a branch of Sanskrit, Parsis and Muslims would not be regarded as Gujaratis. This is not possible. Even if we wish it to be so, Gujarati has and will continue to have a number of Urdu and Persian words in use. The language used in the Indian opinion, उनका जो साउथ अफ्रीका का अखबार है, must be such as will find favor with both Hindus and Muslims. In making it so, we may use Allah and Parmeshwar both as occasion may require. If any English में, और उससे भी आगे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ अंग्रेज आके गुजरात में सेटल हो जाते हैं परमानेंटली, जैसे साउथ अफ्रीका में अंग्रेज सेटल थे, हिंदुस्तान में वैसे सेटल नहीं हुए, राज किया चले गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मान लीजिए गुजरात में आके अंग्रेज लोग सेटल कर जाते हैं. इफ एनी इंग्लिशमैन सेटल्ड इन गुजरात, वी मे इवन इंट्रोड्यूस सम इंग्लिश वर्ड्स इनटू आवर लैंग्वेज. ये उनकी लैंग्वेज की सोच देखिए, ये है कि हमें लोगों तक पहुंचना है. लैंग्वेज का पर्पस, मकसद यही है कि हम लोगों तक पहुंचे. तो अगर अंग्रेज लोग भी आके सेटल होते हैं गुजरात में, तो गुजराती में फिर अंग्रेजी लफ्ज भी आने चाहिए. The English words being taken over at present are just so much ostentation, ignorance of flattery. Behind this borrowing, there is no thought of developing the language.
तो ये वो कह रहे हैं कि जो लफ्ज आप लेते हैं उससे लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए। तो ये चिट्ठी है उनकी 29 मार्च 1913 की। जब अगले साल तो वो शायद इसके एक साल बाद तो वो हिंदुस्तान की तरफ आने का उनका शुरू भी हो गया। पहले इंग्लैंड गए 6 महीने, फिर आए। और आखिर में मैं आपको एक चीज पढ़ के, क्योंकि काफी अरसा अब टाइम बीत गया, तो मैं बस यहीं रुक जाऊंगा। नहीं, आप बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प है ये। एक लड़के से थे उनके पास, हाजी हुसैन दावद मोहम्मद, दावद, DAWAD। हाँ, हाजी हुसैन दावद मोहम्मद। इनकी बड़ी तारीफ, इनकी डेथ हुई दावद मोहम्मद की, और इनसे गांधी जी का बड़ा अटैचमेंट था। इस बच्चे से थे, लेकिन गांधी जी इनको बहुत पसंद करते थे। तो ये हाजी हुसैन दावद मोहम्मद पर एक 3.5 पेज का लेख है जो गांधी जी ने लिखा। तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर ये जो थे, ये गांधी जी के आश्रम में फिनिक्स में जो था, डरबन के पास, वहां आके ये कई सालों तक रहे, ये हाजी हुसैन दावद मोहम्मद। बाद में बीमार पड़ गए, और गांधी जी कहते हैं बहुत टैलेंटेड लड़का था, और उसका his heart was meek like a cow's. I never observed the slightest taint of sin in him. His innocence and his frankness were all his own. और ऐसी पूरे इस हाजी हुसैन दावद मोहम्मद की तारीफ में 3.5 पेज का लेख इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने लिखा। अब इसमें एक चीज वो जिक्र करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है, ये 1913 का लेख है। तो कह रहे हैं कि वो फिनिक्स में जब उनकी पढ़ाई हो चुकी, वो इस लड़के की, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही डिजायर टू अक्वायर अ गुड एजुकेशन इन लेटर्स, यानी कि लिटरेचर में वो और एजुकेशन चाहता था। ही वॉन्टेड टू यूटिलाइज हिज गिफ्ट फॉर पोएट्री। ही कॉपीड अ गार्डन, नजीर की पोएम गार्डन इन स्प्रिंग दिस वर्ल्ड। नजीर अकबराबादी की एक पोएम है, बहार। शायद मेरे पास नजीर अकबराबादी का कलेक्शन है एक बड़ा पुराना, उसमें मुझे ये पोएम एग्जैक्ट टाइटल की नहीं मिली, पर बहार पे एक पोएम है नजीर अकबराबादी की। तो मैं सोच रहा हूँ शायद वही हो। इसका गुजराती वर्जन भी मेरे पास है, तो अगर कोई गुजराती जानने वाला हो, इसीलिए मैं पूछ रहा था कोई हो तो वो बताए कि। तो इस पे गांधी जी लिखते हैं, he desired to acquire a good education in letters. He wanted to utilize his gift for poetry. He copied the poem A Garden in Spring This World. तो poem का नाम वो बताते हैं, Garden in Spring This World, ये दुनिया। एक बगीचा है बाहर का, बाहर में बगीचा। और he copied Nazir's poem and sent it to me. He had taught it to everyone in Phoenix. Phoenix में जितने और लोग थे उन सबको उसने सिखा दिया था नजीर की पोएम, इस लड़के ने। और इन कॉपिंग द लास्ट वर्स, नजीर ने लिखा था कोई जुमला जिसमें नजीर इसको याद रखे, ऐसा कुछ लिखा था। तो इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि ही इन कॉपिंग द लास्ट वर्स he changed let Nazir remember this to let Hussein remember this. इस लड़के का नाम हुसैन था ना, तो उसने खुद ही जब कॉपी की, वो नजीर अकबराबादी की पोएम कॉपी कर रहा है, और उसने वो जो लाइन थी लेट नजीर रिमेंबर दिस, उसको तब्दील करके लेट हुसैन रिमेंबर दिस बना दिया। तो इस पे गांधी जी ने नोटिस किया, तो आई आस्क्ड हिम व्हाई, कि तुमने क्यों ये नजीर की, जब नजीर कह रहे हैं लेट नजीर रिमेंबर दिस, तो तुमने इसको लेट
हुसैन रिमेम्बर्स क्यों बना रहे हो? तो उसने जवाब दिया, he told me that though the poem was not his, the thoughts it expressed were his too. His desire was to be a Nazi. The boy then went to England. He wanted to be a barrister. I did not fancy the idea. I reasoned with him. He told me that may be so for you, but not for me. For myself, let me be a barrister. तो वो फिर आगे फिर वो बीमार पड़ता है लड़का, फिर उसकी बीमारी के बारे में लिखते हैं, फिर उसका जो फ्यूनरल होता है उसमें इतना बड़ा फ्यूनरल हुआ नहीं जितने लोगों ने उसको अटेंड किया, वो डिस्क्राइब करते हैं। ये कह रहे हैं कि how much could he do now? Hussein's funeral was attended as no other funeral in South Africa has ever been. In an instant, there were thousands of Indians on the spot. Muslims, Hindus, Christians, all attended in large numbers. No one had gone to persuade them. They went of their own accord on hearing of the death. Hussein proved in the hour of his death that the children of India, Hindus, Muslims, and Christians, are all one people. On Tuesday, there were no distinctions, people big and small. Madrasis, Bombayites, colonial born Indians वो होते थे जो साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए इंडियंस, उनको colonial born Indians कहा जाता था. All turned up to pay homage to the memory of a jewel of an Indian. Special trains emptied themselves in front of Mr. Dawad's bungalow. Indian shops remained closed for 2 hours, and the Indian market too, with the permission of the corporation. Okay, so may फिर वो conclude करते हैं गांधी जी, may India beget thousands of Husseins. तो ये फिर हिंदुस्तान आके एक आखिरी दो चीजें और फिर मैं कंक्लूड करता हूँ. हिंदुस्तान आके जनवरी 1915 में गांधी जी वापस हिंदुस्तान आ गए, 6 महीने इंग्लैंड में बिता के. तो वहां से वो लिख रहे हैं चिट्ठी, यहाँ आने के बाद साउथ अफ्रीका वापस चिट्ठी लिख रहे हैं. तो वहाँ कह रहे हैं कि देखो, वहाँ उन लोगों को लिख रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में हैं. देखो, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड लर्न हिंदी, उर्दू, तमिल एंड बंगाली स्क्रिप्ट्स. हम सबको हिंदी, उर्दू, तमिल और बंगाली स्क्रिप्ट आना चाहिए. हाँ, तो ये बात वो कह रहे हैं कि it would be good if the children could be taught all these. I gave much thought to this matter while on board the ship. शिप में आ रहा था वापस हिंदुस्तान, तो उस दौरान मैंने इस बात को बहुत सोचा, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं उन सबको हिंदी, उर्दू, तमिल और बंगाली स्क्रिप्ट आने चाहिए. और फिर आखिरी वो जब अपना नया आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद में, कोचरब जो पहला आश्रम है, साबरमती से पहले अहमदाबाद में एक और आश्रम था. तो वहाँ उसका संविधान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आइन बना, तो उसमें वो एक कंडीशन ये है, उर्दू, Bengali, Tamil, Telugu, Devanagari and Gujarati scripts will be taught to all. अब तेलुगु भी जुड़ गया. हाँ, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, देवनागरी एंड गुजराती स्क्रिप्ट्स विल बी टॉट टू ऑल. ये उनका आश्रम का जो आइन बना, उसमें ये कंडीशन है. तो बस ये कुछ ऐसे आइडियाज उनके जहन में साउथ अफ्रीका में बन गए, जिससे आकर आप समझ सकते हैं कि उनकी जो बात की जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हुई और सोच पैदा हुई सामाजिक और पॉलिटिकल, उस पे काफ़ी जाहिर है बहुत असर पड़ा. बस यही में आपको फिर आगे ख्याल करेंगे. आप
ये प्रोफेसर इब्न कमल साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं और इत्तफाक से यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है आज जो बातचीत हुई और जो सर का लेक्चर हुआ तो आप इसको समाप्त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। अनिल जी जब बात कर रहे थे तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं या किसी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं, क्योंकि जो अंदाज था इनका जबानों के बारे में बताने का वो पूरा बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह इन्होंने मुताला किया है। आज जो बातें की वाकई हम सब उर्दू वालों के लिए इसमें ज़्यादातर बातें नई हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। गांधी जी के बारे में जैसा कि आपने बताया कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहकर उर्दू सीखना शुरू की, या उर्दू से उन्हें कितना लगाव था और वो कहते थे कि हम सबको अपनी मादरी ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए। ये आज भी बात कही जाती है और बहुत ज़रूरी है। इनके लेक्चर में जो एक बात आई कि गांधी जी उर्दू और हिंदी को के लफ्ज़ों को हटाकर, उर्दू के लफ्ज़ को हटाकर हिंदुस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते थे। ये आप देखिए कि आज से 100 साल पहले अगर इस पर अमल कर लिया जाता कि जिस लफ्ज़ को आप उर्दू कह रहे हैं अगर उसकी जगह हिंदुस्तानी होता तो यहाँ उर्दू की सूरत हाल कुछ और होती। उर्दू फारसी रस्म ख़त्म है, बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने उसे इख्तियार कर लिया, लेकिन अगर उसका हिंदुस्तानी नाम होता तो क्या पाकिस्तान इख्तियार करता? तो ये नुकसान हुआ। गांधी जी की अक्सर देखा होगा, बहुत से लोगों ने उस तहरीर को देखा होगा कि मीम काफ गांधी दस्तखत लिख करते थे ने जो उनके हैं मीम काफ गांधी। तो ये उर्दू लिखते भी थे, बोलते तो थे ही। खैर जो इसमें एक जगह उन्होंने लेख का जिक्र किया है, उनके मजमून का जो इंडियन ओपिनियन में उन्होंने शाये किए हैं, वाकई बहुत अहम है। मैं तो अकील साहब से दरख्वास्त करूंगा, ये शायद आपकी किताब का हिस्सा है, क्या है? नहीं, ये तो कलेक्टेड वर्क से निकाले मैंने, हाँ। गांधी जी के कलेक्टेड। ये अगर जो इनके इंग्लिश का है इसे तर्जुमा करा के नहीं सर, आप मुझे कौमी काउंसिल से इसे शाये किया जाए तो मैं इसको इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात हैं, ट्रांसलेट करके उर्दू में छपवाऊंगा। बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो इन्होंने आर्टिकल पहले लिखा है तो उसका हवाला दिया, या बाद में जो आर्टिकल इसमें इसके हवाले दिए हैं, ये बहुत गांधी जी और उर्दू में तहकीक करने वालों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, हम उर्दू को हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं से अलग करके नहीं देख सकते, हिंदुस्तान से अलग करके नहीं देख सकते। तो अब ये जो बातें वाकई बहुत इनका रिसर्च वर्क है और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस मौजू पर, वह काबिल मुबारकबाद हैं और उम्मीद करता हूं मैं इनसे कि ये इस तहकीक को अपने जारी रखेंगे और कौमी काउंसिल से, अकील साहब के ताउन से इसे उर्दू में शाये कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात हैं। अभी तो देखिए, इन्होंने जो शुरू किया कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका से लेकर सिर्फ 1915 तक कि जो उनकी तहरीरें हैं या उनके खतूत हैं या उनके मज़ामीन या उनके लेख हैं, उनका जिक्र किया है। गांधी जी का आगे हिंदुस्तान में आने के बाद उर्दू के साथ क्या ताल्लुक़ रहा, क्या रिश्ता रहा, इस तहकीक को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मैं कौमी काउंसिल को इनके इस बहुत खूबसूरत लेक्चर के लिए मुबारकबाद देता हूँ
और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के अहम लेक्चर मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा कर दीजिए आप भी। शुक्रिया अदा कीजिए। जनाब खलील लौरिया साहब, आपने इतनी अच्छी अहम बातें कही, जो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को नहीं मालूम थे उस आज आपने हमें रोशनास किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, वक्त दिया। इब्न कंवल साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने बातें कही। डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके इतना अच्छा काम हम लोग को रोशनास कराया। कलीमुल्लाह साहब का शुक्रिया, कमल सिंह जी का शुक्रिया, मैडम शहनाज नबी साहिबा बैठी हैं, उनका शुक्रिया, और तमाम जितने भी हाज़रीन हैं और जो ऑनलाइन में हम लोग से जुड़े हुए हैं, तमाम ऑडियंस का, तमाम लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। मुझे भी बड़ी खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग यहाँ आके पुरम से यहाँ आ गए। बहुत मालूमात मिली है। बहुत मालूमात खिलाफत मूवमेंट में सर और ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, कॉरेस्पोंडेंस उसमें ज्यादा हुआ है। और भी हाँ सर, उनसे 15 तक है ना खिलाफत।